2027 का चुनाव? हाँ बिल्कुल। सिकंदराबाद? नहीं, ये तो तय करेंगे, हाईकमान इस बात को तय करेगा, अध्यक्ष जी इस बात को तय करेंगे। कौन सी पार्टीज़ हैं देश में जो सभी धर्म के लोगों का ख्याल रखती हो, आपको खुद ही उत्तर मिलेगा इसका। समाजवादी पार्टी उसी में से एक है। जो अभी आप अखिलेश यादव जी को देखिए, उस पीडीए में जो ए है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस ए का मतलब वो अगड़े भी हैं, वो अगड़ी जातियां भी हैं, उन अगड़ी जातियों के लोग भी हैं जो किसी वजह से पिछड़े हुए हैं। तब हमने एनटीपीसी दिया था, एनटीपीसी अपना हुआ, और सीपीओ दिया था, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अपना हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें थीं, स्टूडेंट्स तो हमारे जानते हैं इस बात को कि गांव में होता है। अब तो खैर वो दौर बीत गया, अब तो मैं उस बात को कभी कंसीडर भी नहीं करता, किसी तरह से सामने भी नहीं लेके आता। तो गांव की पॉलिटिक्स का शिकार हम हो गए। जो आपको जनता वोट करेगी, आप उसके बीच में कभी थे? उसके सुख में, उसके दुख में, जब उसे ज़रूरत थी कि क्या वो आपसे अप्रोच कर सकता था? क्या वो आपके घर आ सकता था? हमारे घर कोई भी आ सकता है। मुझे घेरें आप, मेरे नाम मुकदमा लिखें, ठीक है, कोई आप व्यवस्था का कोई दोषारोपण करके लिख दें, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, मेरी माता जी क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? कोई तो माता जी को हाँ, डिटेन करके रखा गया उनको 3 दिन। मेरी छोटी बहन को डिटेन करके रखा गया, मेरे पिताजी को डिटेन करके रखा गया, हमारे गांव को कैप्चर करके रखा गया। मैं इस देश में पैदल नहीं चल सकता हूँ क्या? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र, जो कि बुलंदशहर में, और मेरे साथ मौजूद हैं नवीन सर, नवीन भैया, या फिर नवीन नेताजी। अभी अभी हाल फिलहाल में ही 22 फरवरी को नवीन सर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अखिलेश यादव जो है वहीं पर मौजूद थे और मंच पर आते ही इन्होंने कहा कि अब आज की तारीख में शिक्षक की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी। सर, क्या दिमाग में था आपके कि आपने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा, जबकि आप अच्छे खासे टीचर, जिनको लाखों अभ्यर्थी, लाखों स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो आपको फॉलो करते हैं, तो टीचर इतने शानदार थे, आप इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एकदम से क्यों राजनीति की तरफ? नहीं, दरअसल मैं तो इस बात के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि हम कभी ऐसा दौर आता ही नहीं है जो हम राजनीति में होते नहीं हैं। हम हमेशा राजनीति में होते हैं, और राजनीति में होने का मतलब है कि हम किसी शासन निर्माण की तरफ जा रहे होते हैं, या किसी एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हम कर रहे होते हैं, तो वो हम हमेशा कर रहे होते हैं, यानी हम हमेशा राजनीति में होते हैं। तो ऐसा मत कहिए कि मैं अभी राजनीति की तरफ गया हूँ। हाँ, अभी का जो कुछ भी आप इसको कहेंगे, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है। हमारे छात्र परेशान हैं और युवा परेशान है अपनी बातों को लेकर के, रिफॉर्म्स को लेकर के, क्योंकि लास्ट टाइम अभी एसएससी में 2 से 3 करोड़ बच्चा ऐसा है हमारे देश का, और मैं कहूँ नॉर्दर्न इंडिया का ज़्यादा है, जो इंगेज्ड है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। यूपी में आप देखोगे 18 to 25 के बीच में लगभग 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो मैक्सिमम इंगेज्ड है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से। तो उस सब के भविष्य को लेकर या उनके फ्यूचर को लेकर के जितनी समस्याएं उन्हें आती हैं, उन सब की कोई सुनवाई नहीं हो पाती। ना उनके मुद्दे रखे जाते हैं, ना कोई सुनता है। अभी मैं आपको बताऊं जस्ट कि यूपी लेखपाल, उसके फॉर्म को लेकर के 7,994 पद हैं। 26-28 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की, लेकिन साइट क्रैश हो गई। बच्चों का दोष नहीं है ना कोई। अब वो उसको एक्सटेंशन को लेकर के कि भाई डेट एक्सटेंड की जाए, वो लगातार 1 महीने से सबके यहाँ गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री और दरबार गए हैं वो लोग, कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में जज साहब ने बोल भी दिया कि भाई इन बच्चों को फॉर्म फिल करा लो। वो कह रहे नहीं, ये तो बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है, जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई। तो वो बच्चा मतलब अपनी बातें कहाँ रखेगा, जो पिछले कई सालों से इस भर्ती की उम्मीद में था कि लेखपाल भर्ती आएगी और कल हमारा भविष्य है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो उन सब की एक आवाज़ बनने का मन था। रिफॉर्म्स को लेकर के, धांधली को लेकर के इतनी सारी चीज़ें होती हैं और कोई सुनवाई नहीं हो पाती। एसएससी को लेकर के अभी देखिए आप, एडिक्विटी जैसी कंपनी, सबने देखा मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में वो एक बैन कंपनी थी, फिर भी वो आज बच्चों का एग्ज़ाम करा रही है। और बच्चे मतलब इतना मजबूर हो चुके हैं कि
वो ये बोलते हैं कि ठीक है यार, अब और कर ही क्या सकते हैं, हमें इसी के साथ चलना होगा। मतलब अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया यूथ ने कि हमें एक भ्रष्ट कंपनी के साथ चलना पड़ेगा और ये हमारे भविष्य तय करेगी। तो मतलब हम सरेंडर कर चुके हैं और बच्चों को सरेंडर कराया जा रहा है ऐसी कंपनीज के द्वारा। और कंपनी ने बोल दिया कोई टीचर किसी तरह का आकर के अपना पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाएगा, कोई कमेंट नहीं कर सकता, उसके ऊपर हम एक मुकदमा लगा देंगे। तो उस तरह से उस आवाज़ को सप्रेस किया जा रहा है। तो वो दमन ना हो, उनकी आवाज़ में बन सकूं। कभी भी किसी खामी को दूर करने की बात है, कमियों को दूर करने की बात है, कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात है, तो उस यूथ के फ्यूचर को मैं सिक्योर करना चाहता हूँ। इतना सा अपना मिशन है। लेकिन इसके लिए समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन, और दूसरा आप जानते हैं कि हम मतलब एक भारत विविधताओं से भरा देश है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आप मतलब मेरे जो लोग सुन रहे होंगे इस बात को, अभी भी वो कनेक्ट करेंगे इस बात से कि ऐसी कौन सी पार्टीज़ हैं देश में जो सभी धर्म के लोगों का ख्याल रखती हो। आपको खुद ही उत्तर मिलेगा इसका। समाजवादी पार्टी उसी में से एक है जो अभी आप अखिलेश यादव जी को देखिए, आप कभी उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं पाएंगे कि उन्होंने किसी धर्म या जाति के खिलाफ बोला हो। बेशक मतलब पीआर के लिए किसी तरह से कोई कटिंग करके आईटी सेल कुछ चला दे, वो बात अलग है, लेकिन आप कभी नहीं पाएंगे कि उनका कोई स्टेटमेंट है। और साथ में वो माइनॉरिटीज़ के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं। और नेहरू जी ने भी कहा था बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों का ख्याल रखें। उन्होंने कहा था कि इस देश में किसी भी प्रकार की कट्टरता को कोई यदि जन्म देता है तो प्रशासन को उससे अच्छी तरह से निपटना चाहिए। तो वो अभी ख़त्म हो चुका है। आज एक खाई पैदा की जा रही है सोसाइटी में। तो मैं ये देखता हूँ समाजवादी पार्टी उन सब मायनों में खरी है। वो पिछड़ों की बात कर रही है, वो दलितों की बात कर रही है, वो अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। और जो पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए में जो ए है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस ए का मतलब वो अगड़े भी हैं, वो अगड़ी जातियां भी हैं, उन अगड़ी जातियों के लोग भी हैं जो किसी वजह से पिछड़े हुए हैं। आप इस बात को मानेंगे ना कि जितने भी जनरल कैटेगरी है या जो सवर्ण जातियां हैं, उसमें क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग नहीं हैं? हैं बहुत सारे। तो अखिलेश यादव जी का विजन उन सब के लिए है कि आप जो पिछड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक संसाधनों की वजह से, चाहे सामाजिक व्यवस्था की वजह से, तो उन सब की आवाज़ हमको बनना है। और मुझे लगता है कि इस आवाज़ को कोई और देश में नहीं उठा रहा है। तो इसीलिए मैंने चुनाव किया है। और समाजवादी होना इसलिए भी ज़रूरी है, स्वर्गीय नेताजी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि संसाधनों को लेकर के उन्होंने कहा था कि अगर हम देश का जो किसान है, जो मजदूर है, उसको जो विकास की मुख्य धारा में यदि जोड़ देंगे तो ये देश तरक्की की तरफ जाएगा, वो वर्ग भी तरक्की की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए भी उनको जोड़ना ज़रूरी है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी उस राह में काम कर रही है। और जिनके लिए आप जाने जाते हैं, यानी कि यूथ के लिए, उस मुद्दे पर? हाँ, यूथ के लिए तो अभी हमने बताया भी आपको, यूथ को लेकर के बहुत इशूज़ हैं। एक तो वो वर्ग है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का कारण, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव जी हैं, तो पहली बात तो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इसमें इस देश में कोई शक ही नहीं कर सकता इस बात में, यानी कि वो समझते हैं स्किल्स को, वो समझते हैं कि युवाओं को किन स्किल्स की आज ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मान के चलो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से जुड़ा रहा या कराता रहा उस तैयारी को, तो इस देश का 1 to 1.5% ही यूथ है जो सक्सेसफुल हो पाता है, जो खुद को मतलब 100 लोगों में से 1-2 लोग ही अपने आप को कामयाब बना पाते हैं सरकारी नौकरी। 98% का क्या होता है? तो अखिलेश यादव जी के पास वो विजन था। आप सोचिए कि जब पैंडेमिक नहीं था, पैंडेमिक आया 2021, और 1% अपनी गवर्नमेंट 2012 to 17 12 से 17 की सरकार में लोगों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ रहा है। तो यानी कि आज युवाओं को डिजिटल एजुकेशन की जरूरत है, आज युवा समझ चुके हैं, लेकिन 1% इस चीज़ को डिलीवर करने का प्रयास कर रहा है पैंडेमिक से भी वर्षों पहले। यानी उनके पास विजन है, यूथ को लेकर के विजन है कि यूथ को अभी ज़रूरत क्या है, किन स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो कल उस दिशा में वो जाएंगे भी। अगर वो एक मंदे ज़माने में मैं ये कहूँगा कि उस तरह का विजन रख सकते हैं, तो आगे यूथ के लिए क्या ज़रूरी है, तो इस कदम को भी वो रखेंगे, जो कि आज मिसिंग है। आज मिसिंग ये है कि बहुत सारी स्कीम्स आप देखते हैं, आपका अनुभव मुझसे ज़्यादा है इस फील्ड,
हैं कि अंग्रेजी नाम की जितनी योजनाएं हैं वो विज्ञापन मात्र है, वो सिर्फ एडवर्टीज है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आप अभी जाइए किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे, स्किल इंडिया मिशन के जितने सेंटर खुले आप देखिए सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो यूथ के साथ धोखा है ना। आप किसी को ऐसी सर्टिफिकेट दे दोगे, उस सर्टिफिकेट को लेकर के वो किसी फैक्ट्री में जाएगा और उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तो यूथ का मतलब कहाँ ख्याल रखा जा रहा है। एआई अभी जस्ट हुआ, एआई इम्पैक्ट समिट, अब देखो ना क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब हमारे यूथ का वहाँ पार्टिसिपेशन था, हमारे यूथ के अंदर शक्ति है और गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का एक बहुत कम हिस्सा उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक के लिए खर्च कर रही है, बहुत कम हिस्सा, जो कि बढ़ना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से। या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मैं कहूँगा बहुत सारे विकासशील देश भी हमसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने देश में यूथ को दिशा देनी है। तो हमारे यहाँ क्यों मिसिंग है? हमारे यहाँ यूथ के लिए उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं है? उस सरकार उस तरह का निवेश क्यों नहीं कर रही है कि भाई हमारे युवाओं को, यदि आप ये इस रास्ते पर सफल नहीं हुए तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या बचेगा? इसीलिए युवाओं के पास हमारे देश में आप खुदकुशी के देखिए क्यों बढ़ रही हैं वो चीज़ें, कि उस सरकार को उत्तरदायित्व होता है। चलिए, अब ये तो बात रही आपकी ज्वाइनिंग की, लेकिन अब जो लोग इससे पहले आपको जानते थे, नवीन भैया को, जीएस वाले, हिंदी वाले नवीन भैया, जो लगातार बच्चों के हर मुद्दों को जो है उठाते आए, स्टूडेंट से बिल्कुल एक कनेक्शन था, तो नवीन भैया, ये वाले नवीन भैया की शुरुआत कैसे हुई थी? ये अपने आप ही सब लोग कहने लग गए। मतलब ऐसा हुआ जैसे कि क्लासेस में था, तो जब हमारे स्टूडेंट होते थे तो मैं हमेशा पहले गुड़िया कह के बोलता था, किसी का नाम होता था तो मैं दीदी कह के बोलता था। दीदी मैंने शादी के बाद कहना शुरू किया, पहले गुड़िया बोलता था मैं। तो वो लोग अपने आप ही भैया कहने लग गए, कभी हमने लिखा भी नहीं। और आप अगर रिसर्च करोगे इस बात के बारे में तो आप ये देखोगे कि यूट्यूब पर किसी को सबसे पहले यदि भैया का टैग मिला तो वो हमें मिला था, उसके बाद में बहुत लोगों को मिला, फिर वो ट्रेंड बन गया एक। लेकिन सब लोगों ने लिख के भेजा, क्योंकि मैंने एक टाइम पर बहुत रिप्लाईज किए हैं। टेलीग्राम पे भी किसी ने लिखा तो मैंने रिप्लाई किया, जब तक सीमित थे। जब वो हज़ारों में हो गए मैसेज तो फिर तो मेरे बस में भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी चीज़ें खुद ही मैनेज की हैं, खुद ही चलाया। सोशल मीडिया मैंने अपना खुद चलाया, मतलब मैं खुद से ही काम करता था सारा, आज भी। अच्छा, अब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? कौन कौन आपके परिवार के लोग हैं और किसने आपको जो है पहले इतनी आज़ादी दी कि आप आराम से ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते आज रोज़गार विद अंकित के संस्थान से जो है इस्तीफ़ा देकर राजनीति में आ रहे हैं? इसमें दो चीज़ें, दोनों लोगों के नाम तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फैमिली से। पिताजी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, मतलब अभी नहीं है, पहले बहुत थे। और रात को हमें मुंडेर पर बैठ के पढ़ाते थे। मतलब जैसे मुंडेर, अगर तुम वहाँ सो जाओगे तो तुम एक मंजिल नीचे गिरोगे। अच्छा। तुम सो नहीं सकते, क्योंकि बचपन में नींद आती है ना पढ़ते पढ़ते। अब सोओगे तो नीचे गिरोगे तो बैठ नहीं सकते। लैंप में पढ़ते थे उस टाइम पे। और तो ये सब बातें गांव की हैं? गांव की है, मसौता। हाँ, गांव में ही रहे ना। गांव में ही जन्म, ही गांव में हुआ, गांव में ही रहे हैं अब तक, सब लोग गांव में ही रहते हैं। तो हम 5 भाई बहन हैं। पिताजी हमारे किसान थे, एजुकेटेड थे, एमकॉम में 1982। तो उनका एक सपना था कि भाई मेरे बच्चे कामयाब हो। अब उस कामयाबी के स्तर में आप ये लगाइए, हमारी बड़ी बहन टीचर हो चुकी हैं, भैया भी हमारे गवर्नमेंट जॉब पर हैं, मैं हूँ, 2 छोटी बहनें हैं। तो मतलब मैं ये देखता हूँ कि आज वो जो सोचते थे वो कर पाए, लेकिन वो उन्होंने किया अनुशासन से। बहुत अनुशासित भी उन्होंने हमको रखा और हमारे लिए बहुत सपोर्टिव थे। सबसे पहला क्रेडिट जो आपने लोगों को पूछा, सबसे पहला क्रेडिट देना चाहूँगा मैं अपनी दीदी को, जो सबसे बड़ी दीदी है हमारी। हम 5 बहनों भाइयों को उन्होंने संभाला है। मतलब ऐसा होता है ना, आप जैसे मैं ये बताऊँ कि हमारे पास जो ज़मीन थी वो 3 हिस्से में थी। जैसे गांव में होता, पिताजी, चाचा और एक हिस्सा दादी का। तो वो लगभग हमारे पास अपने हिस्से में 14-15 बीघे ज़मीन आती थी। अब 14-15 बीघे ज़मीन में हम 5 भाई बहन, मम्मी पापा और डिपेंडेंट बच्चे भी और थे हमारी मम्मी की जिम्मेदारी पे। मतलब रिलेटिव्स जो थे किसी भी वजह से रहे हों, तो
आप मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मेरी पढ़ाई खुद की एजुकेशन लोन से हुई, अब इस सब में हम सबकी पढ़ाई कैसे हो पाई, उसमें दीदी हमारी बहुत सपोर्टिव रही, हमारे साथ रही। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपनी तैयारी के दौर में रहा और कुछ ऐसा भी समय आया अपने बीच में कि बहुत उलझे रहे, संघर्ष में रहे, तो उस दौर का क्रेडिट देना चाहूँगा मैं अपने बड़े भाई चेतन शर्मा जी। वो मेरे लिए मतलब लाइक ए फादर है। आप कहें कि दूसरा पिता कौन है, तो मेरे भाई हैं बड़े। आज भी साथ है, हमेशा साथ है। कभी भी मैंने कोई निर्णय लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो सबसे ज़्यादा उत्साहित उन्होंने मुझे किया है, कभी निरुत्साहित नहीं किया। और मतलब पैदा ही नहीं होने दी वो चीज़, ठीक है तुम्हें करना बढ़िया। तो जैसे आपकी स्कूलिंग वगैरह सब गांव से हुई? हाँ, गांव में तो हम पढ़े 5वीं क्लास तक। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक हम पढ़े सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में एक स्कूल है, ग्रिसेन इंटर कॉलेज। 12वीं वहाँ से की और ग्रेटर नोएडा से इंजीनियरिंग की। तो मार्क्स वार्क्स बढ़िया आते थे 10वीं बारहवीं में? हाँ। शुरुआत में मैं शरारती था थोड़ा, और ऐसे भी थे कि जब वीडियो गेम चलता था पहले टेकन 3, हाँ, वाइस सिटी, तो कभी कभी अपने स्कूल छोड़ के पहुँच गए गेम खेलने। लेकिन फिर हमारी कुटाई हुई घर तबीयत से। ठीक, हाँ, बहुत ज़बरदस्त। मैंने बताया पिताजी पता चलते ना, मतलब है फिर ऐसा लगता था आज जान से गए। लेकिन ये है कि फिर जब थोड़ी थोड़ी समझ आई तो फिर पढ़ने का बहुत मतलब मन हुआ। आज भी मैं कुछ ना कुछ सुनते हुए सोता हूँ या कुछ ना कुछ पढ़ते हुए सोता हूँ। कभी आपकी बात होगी और भी फैमिली मेम्बर से तो आप पूछना, बाकी किताबें देख के आपको लग रहा होगा आसपास कि मुझे पढ़ने का शौक है। एक बार मैं कैमरामैन कहूँगा जरा एक बार पैन करके दिखाएं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बुक्स इनके पास रहती हैं, चाहे सिकंदराबाद में हो, चाहे घर पे हो, चाहे ग्रेटर नोएडा में। 30-40 किताबें रहती हैं। तो गाड़ी में भी 40 किताबें नवीन सर के। अभी भी आप गाड़ी भी चेक करेंगे मिल जाएंगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये ट्यूशन पढ़ाने वाला जो कीड़ा है, ये शुरू से आपके अंदर था या फिर घर से कोई था जो पढ़ाते आता है? दीदी पढ़ाती थी हमारी पहले। अच्छा, हाँ, मतलब ट्यूशन दीदी पढ़ाती थी घर में? हाँ, घर में पढ़ाती थी दीदी, क्योंकि हमारी वो शिक्षा मित्र थी गांव में ही। अब ये होता कि फैमिली की जिम्मेदारी थी, मैंने बताया ना, उन्होंने संभाला है हमें बहुत, और उन्होंने हमें पढ़ाया भी है। तो जब वो पढ़ाती रही तो उनके साथ बैठना शुरू किया हमने चेयर पे। कॉपी हो जाती थी बच्चों की बहुत सारी, तो हम भी लोगों के टेबल चेक कर रहे हैं। और कौन सी क्लास में थे तब आप? मैं रहा हूँगा जब ये 2006-07 की बात है, तो मैं था 8th या 9th में। तो 8-9 में आप कॉपी चेक करते थे? हाँ, जो दीदी पढ़ाते थे जिन बच्चों को? हाँ, जोड़ घटाने, गुणा भाग, यही चलता था। तो हिंदी मीडियम के बच्चे थे। फिर ऐसा हुआ हमने 10th किया। 10th करते अब रुचि तब हो चुकी थी पढ़ाई में, तो फिर मैथ्स के बच्चों को हम पढ़ाने लग गए। प्रॉपर मैंने पढ़ाना शुरू किया अपने 12th के बाद में। 12th के बाद? हाँ। जो पहले स्टूडेंट थे मेरे शुरू, वो सब मेरे आज अच्छे दोस्त हैं और हम सब साथ ही रहते हैं। तो वो लोग मेरी कैंपेनिंग में भी मेरे साथ हैं। तो अब जैसे मार्क्स वार्क्स जब आपके बहुत बढ़िया थे, आप पढ़ा भी रहे थे, मतलब बढ़िया बैकग्राउंड आपका चल रहा था, तो आपने मतलब आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की? गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की थी। और 2015 मैंने स्टूडेंट्स जो मेरे सुनेंगे वो इस बात को जानते भी हैं, तब हमने NTPC दिया था। NTPC अपना हुआ, और CPO दिया था, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अपना हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें थी, स्टूडेंट्स तो हमारे जानते हैं इस बात को कि गांव में होता है। अब तो खैर वो दौर बीत गया, अब तो मैं उस बात को कभी कंसीडर भी नहीं करता, किसी तरह से सामने भी नहीं लेके आता। तो गांव की पॉलिटिक्स का शिकार हम हो गए नौकरी मिलने के बावजूद? हाँ। अच्छा। फॉल्स केसेस, हालांकि फिर माननीय कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन उस सब में आपको पता ही है किसान के बेटे को संघर्ष करना पड़ता है, और वो सब समय फिर उधर गया। तो 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया? ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपनी इंजीनियरिंग थी 10 से 14। और इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप फिर उसके बाद आपने कोई एग्जाम्स की तैयारी की गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी की ना। ऐसा हुआ था फाइनल ईयर में, तो अपना एक सिलेक्शन हुआ था IBM में, और एक कंपनी थी जैनपैक्ट, उन दोनों में अपना प्लेसमेंट हुआ था। तो प्राइवेट नौकरी करनी नहीं थी, तो गए थे? इतनी समझ नहीं थी, गए थे? बताया भी नहीं किसी को, बताया भी नहीं, क्योंकि अगर मैं घर बता देता तो हमारे पिताजी हमें भेजते जरूर। हाँ, मैंने बताया ना। हाँ, तो उससे अच्छा है ना कि भाई कुछ और करना है। तो कुछ करने का मन था, शुरुआत से ही मन था कि कुछ करेंगे, कुछ बदलाव होना चाहिए। तो पढ़ाना मुझे उसमें सबसे बेहतर विकल्प लगा था, क्योंकि पढ़ाने के साथ में मैंने
हमेशा ये प्रयास किया कि सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा हम लोगों के अंदर विचार पैदा करें। उस विचार को मैं पैदा करना चाहता था लोगों के बीच में, एक समाज निर्माण में चाहता था कि भाई समाज किस तरह का हो, उस समाज में जहाँ डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, ऐसी सोसाइटी को मैं सोचता था। तो मैंने बहुत प्रयास भी किया और मैंने अपने दोस्तों को बदलाया, कास्टिज्म से बाहर लेके गया हूँ मैं लोगों को। अब मेरे साथी जितने भी लोग हैं उनके अंदर कोई जातिगत भेदभाव नहीं है किसी को लेके। वो अपना प्रयास था कि मैं बदलूं। अपने स्टूडेंट्स को भी, आप मेरे बहुत सारे वीडियोस मैसेजेस अगर आप रिसर्च करेंगे सुनेंगे, तो मैंने हमेशा उस क्लास में उस रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास किया कि यार आप उस रूढ़िवादिता से दूर हटिए। आज आप नए हैं, नए तरीके से हमको सोचना होगा और हमें नए नियम गढ़ने होंगे। और जब हम उन नए नियमों को गढ़ेंगे, हाँ, उन नियमों को गढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि किसी की हानि ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को छोटा महसूस ना हो, हम सब समान हैं। तो ये मैं चाहता था, इसलिए मैंने अध्यापन चुना था और वो काम मैंने बखूबी किया, निडर होके किया। और इसकी शुरुआत कैसे, मतलब आप पहले से ही रोजगार विद अंकित के साथ थे या उससे पहले भी आपने अपनी संस्था या अपना कोई ट्यूशन जो है खोला? ये पहले चलता था ऑफलाइन रोजगार कोचिंग सेंटर। रोजगार कोचिंग सेंटर, ये आपका था? पहले नाम इसका रोजगार कोचिंग सेंटर था और मैं इसमें पढ़ाता था। अच्छा, पढ़ा सेपरेट अकेले। इसकी 2 ब्रांचेस थी, ग्रेटर नोएडा अंकित भाटी सर पढ़ाते थे, एक ब्रांच थी इसकी आपका बिलासपुर की नहर, वहाँ मैं पढ़ाता था इस पर ऑफलाइन। अकेले पढ़ाया मैंने ऑफलाइन वहाँ लगभग 2 साल। 2 साल अपना अकेले पढ़ाया, सारे सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स? हाँ। सुबह से करंट अफेयर पढ़ाया आधे घंटे और फिर मैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई थी, मैथ्स अच्छा था, मैथ्स का ट्यूशन इतने दिन पढ़ाया है। रीजनिंग कॉमन सब्जेक्ट होता है। जीएस में अपनी रुचि थी। जीएस में अपनी रुचि के लिए आप ये लगाइए, एक कंपटीशन होता है हमारा नॉर्दर्न इंडिया में, भारत को जानो। अभी मैंने परसों एक वीडियो भी बनाया, अपने इंस्टाग्राम पे डाला है मैंने, तो उसमें मेरा 2009 का सर्टिफिकेट है, वेस्ट यूपी में मेरा पहला स्थान था। तो उसमें मैं 7 साल प्रथम स्थान पर आया हूँ। रोटेक्ट क्लब मेरा 2003 से 2010 पहला स्थान है। रोटरी क्लब मेरा पहला स्थान है। न्यू फ्रेंड्स क्लब प्रतियोगिताएं आयोजित करता था, मेरा पहला स्थान। तो जीएस में बहुत रुचि थी। जीएस में रुचि होने की वजह से था, हमारी दीदी भी यूपीएससी की तैयारी करती थी, तो वो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी, तो हमने प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी शुरू की। तो एक तरह से मतलब कहा जाए कि कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्जाम्स में आपकी रुचि जो वो दीदी से मिली और हर चीज़ को पॉजिटिव चल के आगे बढ़ना वो भैया से मिला। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, एकदम सही बोला आपने। तो यही है, अब तो फिर सब लोग हो जाते हैं सपोर्टिव। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप, मतलब ये होता है ना कि आप अपना स्पिरिट लोगों को समझाओ। अभी दिक्कत क्या है कि यूथ कह नहीं पा रहा है अपनी बातें अपनी फैमिली में ही, बाहर कहीं वो जाके कहता है। शायद वो अपने लोगों को समझाएगा तो वो समझेंगे। मैंने तो देखा है, हमारे तो लोग समझें। अच्छा, 15 दिसंबर 2025 जब आपने अपनी क्लास में जो है फाइनली बताया कि मैं एक अलग नए सफ़र पर जाने को तैयार हूँ, तो उस समय आपके पास क्या रिएक्शंस आ रहे थे? नहीं, अब स्टूडेंट मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं और मतलब मैं उन्हें छात्र स्टूडेंट नहीं कहता, मेरे तो भाई बहन जैसे हैं। हमेशा मैंने यही संबोधित किया, इधर आने से पहले भी वही संबोधित किया। तो वो जानते हैं आदमी किसी बात को यदि कर रहा है तो ये धरातल की बातें कर रहा है और ये करके रहेगा, क्योंकि वो बॉन्ड मेरा उनके बीच में है। उनको पता है कि कुछ अगर आदमी ये छोड़ के कुछ और करना चाह रहा है तो इस आदमी के पास प्लान्स होंगे। तो क्या लगता है आपको कि लाइव क्लासेस जो है वो धरातल पर भी उतरेगा, उतना वैसा सपोर्ट आपको वैसा भी मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। दरअसल में होता क्या है, लाइव क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ ये करना चाहूँगा। एक तो आप यूपीएससी के टीचर हैं और एक आप ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम्स के टीचर हैं। यूपीएससी के टीचर्स के लिए आप देखोगे, आप गाँव में कभी सर्वे करना, 10-10, 20-20 गाँवों तक यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा ही नहीं है। ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए आप देखोगे, एक गाँव में 200 बच्चे मिल जाएंगे आपको, 200 परिवार मिल जाएंगे। अब वो 200 परिवार आपसे क्यों कनेक्ट करेंगे? जाति धर्म सब भूल के आपकी तरफ, पार्टी भूल के आपकी तरफ क्यों आएंगे? आपने कुछ किया हो ना उनके लिए। बहुत सारे लोग चुनाव हार जाते हैं देश में क्योंकि वो जनता के बीच में कभी थे ही नहीं। आप बताइए, होते हैं क्या वो? इतने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। उस हार के पीछे मुख्य कारण ये है कि जो आपको जनता वोट करेगी, आप उसके बीच में कभी थे? उसके सुख में, उसके दुख में, जब उसे ज़रूरत थी कि क्या वो आपसे अप्रोच कर सकता था? क्या वो आपके घर आ सकता था? हमारे घर कोई भी आ सकता है,
मैं लोगों के बीच में आज से नहीं, अभी नहीं, पिछले 10 वर्षों से। यानी अब 2027 का चुनाव हाँ बिल्कुल। सिकंदराबाद? नहीं, ये तो तय करेंगे, हाईकमान इस बात को तय करेगा, अध्यक्ष जी इस बात को तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। और लेकिन आपने अपनी तैयारी कर रखी है? हाँ, तैयारी हमारी पूरी। आप ग्राउंड पे जाएं, अब तैयारी मैं बताता हूँ ना, लोग क्या कर रहे हैं। लोग अभी कनेक्ट होने के लिए ठीक है, स्वागत अपने करा रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैं गाँव की सफाई कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, आप देखना, मैं पूरे गांव को साफ करता हूँ। वहाँ मैं जाके, हम चला रहे पीडीए, पब्लिक ड्यूटी अवेयरनेस। अच्छा, ये अलग पीढ़ी है ये? नहीं, वही पीडीए है। उस पीडीए के बहुत सारे फॉर्मेट है। मैंने बोला कि आप जहाँ उसको सेट कर सकते हैं, तो हमने लोगों तक उसको जन कर्तव्य के लिए भी सेट किया। तो एक युवा नेता नवीन भैया की तरफ से एक नया पीडीए है और इसमें है जन कर्तव्य जागरूकता, पब्लिक ड्यूटी अवेयरनेस। इसके तहत हम काम क्या कर रहे थे, हम गाँवों को साफ करते थे, हम लोगों को बताते कि भाई साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। गांधी जी ने कहा था, आपका असहयोग आंदोलन में उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति इस देश में इस असहयोग आंदोलन में खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने घर की सफाई कर ले और खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। तो हम लोगों से ये कह रहे हैं कि हम देश को अच्छा देखना चाहते हैं, हम स्टेट को अच्छा देखना चाहते हैं, हम गाँव को अच्छा देखना चाहते हैं, तो कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं। तो उसके लिए हम मैसेज देते हैं, साफ। मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ अपनी विधानसभा में, मैं हजारों पेड़ लगवा चुका हूँ और मेरा गोल है कि अगले साल तक मैं 1 लाख पेड़ लगवा दूंगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे मुझसे कोई पढ़ेगा, एक तो अवेयरनेस भी, आप पढ़िए, ये पढ़िए, वो गाइडेंस प्रोग्राम में करता हूँ। एक दूसरा ये है कि मैंने अपना सारा मटेरियल यूट्यूब पर डाला हुआ है। आपको उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है मुझसे पढ़ने के लिए। अब किसी को पता चलेगा तो पढ़ेगा ना, तो वो बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी किसी को कुछ कोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं वो गाँव में कर रहा हूँ। अच्छा, आप पहले से कर रहे हैं? हाँ, पहले से कर रहा हूँ। आपको गाँव में सैकड़ों बच्चे मिलेंगे, आप हमारे यहाँ गाँव में जाइए। और मैंने बच्चों को निःशुल्क किताबें दी हैं। किसी एक बच्चे को जो हमारे क्षेत्र का, मैं नहीं कहता कि आप कोर्स खरीदें, मैं आपके लिए करूँगा वो। तो सिकंदराबाद के लिए आपके क्या लक्ष्य हैं? मतलब क्या उन जनता को आप बताएंगे कि अगर आप जो है 27 में अगर चुनाव लड़ते हैं वहाँ से, तो आपके क्या गोल्स होंगे? मेरा सबसे पहला वहाँ पर प्राथमिकता का एक बिंदु है। हमारे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं सिकंदराबाद में ही। पहले तो उन फैक्ट्रियों की हालत सुधारनी है। क्यों सुधारनी है? एक तो वो प्रदूषण बहुत फैला रही हैं। अब प्रदूषण वो बहुत फैला रही हैं तो वहाँ के लोग बीमार हैं। पहला मुद्दा उनके स्वास्थ्य का भी है। दूसरा, हमारे लोगों को वहाँ पर जॉब्स नहीं है। हमारे यहाँ पर लोकल कोई व्यक्ति अच्छा भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं, तो उसको जॉब नहीं है। तो एक तो उनको वो जॉब मिले। अब तीसरा ये है कि किसके पास स्किल नहीं है तो उसको कैसे जॉब मिलेगी। तो हमने एक प्लान बनाया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमने अपना मैनिफेस्टो बुक के तौर पे लिखा है। उसमें मैंने लिखा है कि डिजिटल स्किल सेंटर हम खुलाएंगे अपने यहाँ विधानसभा में, और जितने भी योग्य लोग होंगे उन सबको हम स्किल प्रोवाइड करने का काम करेंगे ताकि उनको जॉब्स मिल पाएँ। तो पहला फोकस है हमारा, एक प्लान हमने बनाया कि अपनी विधानसभा के 20,000 लोगों को हम कैसे जॉब्स की तरफ ले जा सकते हैं। तो वो हम ले जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरी चीज़ें जो MSME हमको डेवलप करने हैं वहाँ पर गाँव में, जिस तरह से कुटीर उद्योग हैं, हमारे यहाँ कई गाँव में होता भी है, टाई का काम होता है, जो टाई बनती है ना, स्कूल टाई, और कई परिवार उस काम को कर रहे हैं। तो कई कुटीर उद्योग हैं जो, आप नोटबंदी के बाद की रिसर्च कीजिए, इस देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कुटीर उद्योगों के बंद होने से। तो वो कुटीर उद्योग हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ पर धीरे धीरे उनको फिर से उभारने का प्रयास करेंगे। और बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उस अंतिम तबके तक पहुँचना चाहिए जो अशिक्षित होने की वजह से उनका लाभ नहीं ले पाता है, तो एक टीम बना के हम ये चाहेंगे कि उन सब तक वो लाभ पहुँचे, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे। और बाकी सब तरीके से जितना भी उनके विकास के लिए जो काम हो सकता है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि लोगों ने हमें वहाँ पहुँचाया और हम किसी बड़े शहर में जाके शिफ्ट हो गए, लोग हमसे मिल नहीं पा रहे। हम लोगों के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में, दर्द में। और आप कभी हमारे गांव में जाएं तो आप देखना, हमने पिछले वर्षों में बहुत प्रयास किया है। लाइब्रेरीज़ खुलवाना, अपने गांव में लाइब्रेरी सेट खुलवाना, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आसपास जिसको यूथ को हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद हमने की है। और तो क्या लगता नहीं कि मतलब सिकंदराबाद विधानसभा क्या आसान होगी इतना? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं होता है। आपको मतलब ऐसा होता है ना, आप अगर उसका आसान बोल भी देंगे तो सभी बोलेंगे आप ओवर कॉन्फिडेंट है।
लेकिन वहाँ लोगों का बहुत प्यार है उसे। इवन उस विधानसभा पे नहीं, उसके आसपास की कई विधानसभाओं में लोगों का प्यार है। अच्छा, क्योंकि आप एक बहुत प्रसिद्ध टीचर, रोजगार विद अंकित के बकायदा बैनर तले आपने कई सालों तक जो है पढ़ाया है और काफ़ी स्टूडेंट्स आपके मतलब आपसे सीखते हैं। ऐसे ही शिक्षक जो है एक और थे, उन्होंने चुनाव में अपना जो है भविष्य तलाशने की कोशिश की, अवध ओझा सर। तो अवध ओझा सर को हमने देखा, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने जो है एंट्री ली राजनीति में। उन्होंने बकायदा, उन्होंने भी कई सारे दावे किए, कई सारे जो है प्रोमिसेस किए थे, लेकिन चुनाव वो हार गए। उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। तो इस केस को देखने के बाद क्या आपके दिमाग में लग रहा है? ऐसा है कि पहले तो क्योंकि वो एक अध्यापक रहे, उनका नाम बीच में आया है, तो पहले तो बहुत सम्मान है उनके लिए, लेकिन एक निराशा भी है। और निराशा मुझे इस बात को लेकर के है कि अध्यापक या फिर अन्य कोई भी वर्ग हो, एक जिम्मेदारी अतिरिक्त ये है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। आप आए, जो कुछ भी हुआ सबके सामने आपने त्याग दे दिया, तो मतलब इतने छोटे से समय के लिए यदि आप स्टेबल नहीं थे तो आपको आना नहीं चाहिए था। दूसरा, केसी सिन्हा सर अभी बिहार चुनाव लड़े थे, बहुत चर्चाओं में रहे। मैं ये कहता हूँ कि क्या सारा वोटर एजुकेटेड है? क्या सारा वोटर मुझे जानता है? एक गरीब किसान मुझे जब तक नहीं जानेगा, एक मजदूर जब तक मेरे नाम को, मेरी पहचान को, मेरे घर को, मैं कौन व्यक्ति हूँ, मैं किसका हूँ, इस बात को नहीं जानेगा, तब तक आप सफल नहीं होंगे। और आप जब तक एक पैरासूट कैंडिडेट रहेंगे तब तक आप सफल नहीं रहेंगे। यही कारण होता है कि बहुत सारे सिद्ध लोग चुनाव हार जाते हैं, बहुत पॉपुलर लोग भी चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में पॉपुलैरिटी छाई रहती है। उनको लगता है मैसेज है, वो कभी उस गांव में, उस गली में, मैं अपने हाथ से कीचड़ उठा रहा हूँ, मैं पूरे गांव में बात करता हूँ। आप हमारे इधर जाओगे तो अपने नाम से कोई भी बता दे, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, कोई भी आपको बता देगा ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है, इसके परिवार में कौन लोग हैं, ये दिन में क्या करता है, कहाँ रहता है। आप ये औसत मानिए कि आप मेरे घर भी किसी से कनेक्ट करना, मुझे घर आए 4-4, 6-6 दिन हो जाते हैं। अभी तो चुनाव काफ़ी आगे है और मैं पिछले कई महीने क्या सालों का शेड्यूल होता है, मैं कहीं भी रुक जाता हूँ, किसी के यहाँ रात को रुक जाता हूँ, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने जो जानकार लोग बैठ जाते हैं रात को। तो अपना वो इमोशनल बॉन्ड लोगों को डेवलप करना चाहिए कि भाई आप लोगों के बीच में जाएं, लोग आपको जानें। आप एक सिर्फ बड़े चेहरे से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसी तरह का हर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि यदि आप चुनाव को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहली बात, आपके पास लोकल कैंडिडेट होने चाहिए, उस विधानसभा से संबंधित लोग हों जो उस विधानसभा के हों और वो लोगों के लिए काम करते हों। उसी तरह के लोगों को जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। अब जिम्मेदारियां मिल जाती हैं कि आप आउटसाइडर्स को भेज देते हैं, बड़े नाम की वजह से भेज देते हैं, तो विफल हो जाते हैं। ये कारण होते हैं। अच्छा नवीन भैया, इसके अलावा एक और जो दर्शकों के मन में सवाल उठेगा कि मतलब आपके दिमाग में पहली बार ये कब आया कि आपको जो है अब इस शिक्षा की लाइन से, अध्यापक या टीचर की लाइन से हटकर आपको राजनीति में आना है? कौन सी चीज़ आपको क्लिक की जिसके बाद आपको लगा कि नहीं यार बस बहुत हो गया? सबसे ज़्यादा क्लिक किया यूपी पुलिस 60,244 भर्ती। एक आवाज़ उठाई गई, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई। लगभग मैं ये कहूँ तो प्रदेश में कम से कम 200-300 टीचर रहे होंगे, एक समूह बन के सबकी बात हुई, आवाज़ उठी। लेकिन उस आवाज़ में गवर्नमेंट को ये पता था कि किस एक व्यक्ति के कहने से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसी एक व्यक्ति को घेरा गया। मुझे घेरें, आप मेरे नाम मुकदमा लिखें, ठीक है, कोई आप व्यवस्था का कोई दोषारोपण करके लिख दें, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, मेरी माता जी क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? कोई तो माता जी को हाँ डिटेन करके रखा गया उनको 3 दिन। मेरी छोटी बहन को डिटेन करके रखा गया, मेरे पिताजी को डिटेन करके रखा गया, हमारे गांव को कैप्चर करके रखा गया। मैं इस देश में पैदल नहीं चल सकता हूँ क्या? मैंने बोला मैं सिकंदराबाद से लखनऊ तक पैदल जाऊंगा, तो आप पीएससी की 10-10 गाड़ियाँ खड़ा करके वहाँ जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको गिरफ्तार करके बंद कर दोगे, तो मेरे पास क्या है? तो मैं ये सोचता था कि मैं यार पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब उनके साथ कुछ गलत होता है, उनके लिए मैं आवाज़ भी उठाता हूँ, तो वो आवाज़ भी दबाने भर का प्रयास होता है। तो उसी दिन से तय किया था कि
ये जो राहें हैं इनके लिए जो आसानियाँ होंगी, इन युवाओं के लिए जो कुछ मैं कर पाऊँगा, और वो पहुँचने के लिए जहाँ नियम बनते हैं, जहाँ इन नियमों को गढ़ा जाता है, उसका हिस्सा होना ही पड़ेगा। तो उस होने की यात्रा में मैं हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ नियम तैयार होते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि देश का वो सिनेरियो बदलना चाहिए जब किसी सदन में लोग कागज़ देख के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो किसी बिल को पढ़ पाते होंगे। वो किसी बिल के बारे में विचार भी कर पाते होंगे कि किस तरह का बिल आ रहा है। तो एटलीस्ट वहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कम से कम मंथन कर पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षित लोग सब कुछ बदल सकते हैं। शिक्षित बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी भी होते हैं, इस बात में तो किसी को शक नहीं होगा ना। आप देखिए कितने लोग हैं इस देश में करप्शन का शिकार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो उस दुख को समझ सकता है, मैं अभी कहीं पढ़ भी रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ सीखने की कुछ है तो आपको दूसरे का दर्द सीखना चाहिए। तो जिसने उस ज़िंदगी को जिया है, अगर आप एक किसान रहे हैं, मजदूर रहे हैं, आप खुद एक छात्र रहे हैं, खुद आप एक उस दौर से गुजरे हैं, आपने कंपटीशन की तैयारी की है, या आपने एक मतलब मैं ये कहूँ प्राइवेट तरीके से आपने जो शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद में आपकी जो जर्नी, आपको जॉब्स मिलेंगी नहीं, अगर आपने उसको जिया है तो आप कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ कल्पनाएं हैं। अगर आप सोच ही नहीं सकते तो आप क्या समाधान करोगे? तो रोज़गार की अगर हम बात करें तो यूपी में जॉब्स को लेकर, वैकेंसीज़ को लेकर सरकार के रवैये पर आप क्या कहेंगे? जॉब्स को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न है, अभी रोज आंदोलन हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के लोग बोल रहे हैं पिछले 8 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और मैं जब मतलब गांव में देखता हूं तो मैं एक बात देखता हूं कि जैसे हमारी दीदी भी पढ़ी थी या और बहनें हमारी पढ़ती हैं, तो गांव में एक समीकरण तय होता है कि यार बेटियों को ना टीचर बन जाना बेहतर है, बैंकिंग में भेज दो बेटियों को, पुलिस सेफ नहीं है बेटियों के लिए। समाज आज भी सोचता है, हालांकि कुछ लोग डेयर में आके उससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग है जो ये सोचता है। अब जिन बेटियों ने बीएड किया, बीटीसी किया या डीएलएड करके उस तरह की वैकेंसीज के इंतजार में थे, उनके फ्यूचर को कौन देखेगा? 8 साल से क्यों भर्तियां नहीं आई हैं? तो कहाँ भर्तियां है? मतलब एक वर्ग पूरा जो सारा का सारा शिक्षित वर्ग है, जो कल अध्यापक हो सकते थे, उसके तो हमने भविष्य को एकदम से दफन कर दिया ना। हालांकि शिक्षक भर्ती पर सदन में जो अभी हमने देखा हाल फिलहाल में, जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उन्होंने कहा कि शिक्षक और मतलब स्टूडेंट्स का अनुपात जो है वो बराबर है। नहीं, अनुपात तो नालंदा के टाइम पे था। अब नालंदा में तो ये था कि अनुपात ये कहते थे आचार्य चाणक्य कि अध्यापक और जो छात्र उनका अनुपात 5:1 होना चाहिए। तो अनुपात तय करना अलग बात है। बात ये है कि क्या जो उम्मीदें लगाए हुए वर्ग है, जिसने वह पढ़ाई की है, तो फिर तो हमें मतलब इस तरह से बीएड को फिर बंद करा दें? हम नहीं करा सकते ना हम, क्योंकि कल लोग रिटायर भी होंगे। कल आप नए लोगों को रिक्रूट करने की तरफ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप चुनाव के टाइम पे एकदम से बल्क में भर्तियां निकाल दोगे, तो अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी भर्तियां क्यों नहीं दे देते हो? बड़ा विषय ये है। खामियां जो अभी चल रही हैं, बार बार पेपर लीक्स, हर एक परीक्षा लीक होती है। तो जैसे यूपी पुलिस 8,244 था, 5-5 रुपए में पेपर बिका, सब लोगों के पास था। इतने आपने तो रिपोर्टिंग की है उसमें, आप अच्छे से उसका सारा धरातल पे जानते हो। अब उसके बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट ये प्रयास करती है नहीं ये बात दब जाए, लोग ये मान ले कि लीक हुआ ही नहीं है। लेकिन लोग कैसे मान लेंगे जब आप तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन पेपर पहुंच जा रहा आपके चाचा के पास में जो तैयारी भी नहीं करते हैं। चाचा की उम्र है 60 साल, चाचा दूध का काम करते हैं, उनके पास यूपी पुलिस का पेपर है। और फिर वही भर्ती 6 महीने बाद होती है। इस 6 महीने में अंतर देखा आपने? फरवरी में यूपी पुलिस के लिए एप्लीकेंट था 52 लाख, और चुनाव थे अप्रैल में 2024 के। 52 लाख का आप कैलकुलेट करिए, 52 लाख यूपी के बच्चे के अंदर आप नाराजगी भर दोगे, तो चुनाव में क्या करेगा? तो मतलब एक तरह से लोकसभा चुनाव में जो असर दिखा उसमें युवाओं का भी 1 करोड़ छात्र यूपी का इम्पैक्ट था। आप तरह तरह की तमाम तरह की भर्तियों में देखोगे तो शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें मिले, यूपी पुलिस का हो गया, पुरानी बाकी भर्तियों के जो बच्चे जो इंतजार में थे, जो निराशा में थे। अनुपात की बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि यूपी की जनसंख्या का एक अनुपात उसे 1 करोड़ से भी लगाइए, वो नाराज हो गया था, उसने नतीजे बदले।
और आज युवाओं के अंदर निराशा है। ऐसे ही नतीजे वो अब भी बदलेगा इस बार। बदलेगा, हर हाल में बदलेगा। आप जाके लोगों से बात करिए, दिल की बात बताओ, लोग बहुत निराश हैं। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान होगा? युवाओं के लिए मास्टर प्लान यही है कि पहली बात तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता रहा, सरकारी नौकरियों के लिए, तो मैं ये चाहूँगा कि कल जब हमारी सरकार आएगी तो नियमित समय से भर्तियाँ, और वो उन भर्तियों में धांधली ना हो। पीछे जो कुछ भी हुआ, पिछली सरकारों में जो कुछ भी हुआ, उस सब से सबक सीखते हुए हम कि भाई नाराज़गी किस बात से होती है, नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों पर विचार करते हुए सबके भविष्य का ख्याल रखा जाएगा और सबको किस तरह से एक अच्छी प्लानिंग के साथ में हम ऐसी व्यवस्था दे पाएँ जहाँ धांधली जैसी चीज़ें रुकें। जब धांधली रुकती है तब आत्महत्याएं रुकती है। एक युवा जिसने अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया इस बात के लिए कि वो खुद को कामयाबी की तरफ ले जाएगा, जब उसको निराशा मिलती है तो वो झूलने की तरफ जाता है। उसको रोकना है, उस पर विचार करना है। तो अपना सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, और बाकी अच्छे से इस पर विचार करके कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। फिर से नई लैपटॉप्स की, नई लैब्स की ज़रूरत है एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए। पुरानी लैब्स के साथ में आप ये नहीं करा सकते हो। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, उस डिजिटल वर्ल्ड को वो समझते हैं कि कैसे हम यूथ को आगे लेके जाएंगे, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लेके जाएंगे, उस सब की ज़रूरत है। चलिए, अब आपने अखिलेश जी का जिक्र किया तो अब अखिलेश जी के सेक्शन पे आते हैं। पहली बार आप मतलब यानी कि नवीन भैया जो है वो अखिलेश यादव से कब मिले? मेरी मुलाकात हुई थी उनसे 23 अगस्त साल 2025। हाँ। तो कैसी मुलाकात थी वो? मतलब आप उनसे मिलने गए या किसी के थ्रू गए थे, या दिमाग में ये था कि राजनीति में उतरना है? जब हम उनसे मिलने गए, मुलाकात हमारी हुई तो किसी मतलब चुनाव को लेकर के कोई बात नहीं थी। बस ये था कि मैं मतलब इससे पहले किसी से मिला नहीं हूँ। आप कभी देखोगे मैं किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं गया। हमारे यहाँ इलाके में भी आए, मैं कभी नहीं गया किसी के पास में, क्योंकि एक तो ऐसे समझिए कि पहले वो वक्त भी नहीं था अपना, पढ़ाने में व्यस्तता थी बहुत ज़्यादा, और मैंने दिन में 12-12, 14-14 घंटे खड़े होकर पढ़ा एक जगह। लेकिन जब मैं सोचता था, मैंने सबको एनालिसिस किया, सबका विश्लेषण किया, मैंने विचार किया। मैंने कहा मुझे किसके पास जाना चाहिए, अभी चल क्या रहा है देश की पॉलिटिक्स में। तो मैं ये देखता हूँ बहुत सारे नेता कट्टरता को जन्म दे रहे हैं। उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि इसी से अपनी पॉलिटिक्स चलेगी। लेकिन मैंने देखा है बहुत, मतलब मैंने डीप रिसर्च किया इस बारे में। मैंने देखा है कि यार इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कोई किसी तरह से जैसे आरोप लगा देता बहुत सारे। अभी उन्होंने अभी 3 या 4 दिन पहले ही, 3-4 दिन नहीं, अभी लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो चुका, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था सदन में भी, आपने देखा होगा, सत्र में उन्होंने बोला कि तुम हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो वो लोग आज मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों पर देखा कि मुझे लगा कि यार एलिगेशंस बेवजह के हैं। आप भी, मतलब मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अखिलेश यादव जी को जानिए, आपको उन्हें पहचानना होगा। वो इस तरह के नेता हैं जो सरकार चलाने के साथ साथ में समाज को कैसे बेहतर बनाया जाएगा उस दिशा में वो अच्छे निर्णय लेंगे। पहले भी उन्होंने लिए, अब भी लेंगे। तो जब मैं इस ऐसा, मतलब इसमें आप ये भी कह सकते हैं मैं इस पक्ष में हूँ, तो वो तारीफ़ें इसलिए हो रही हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये पक्ष इसीलिए चुना था। मुझे लगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्व समाज का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि सर्व समाज का ध्यान रखने में जिस पीडीए को उन्होंने नारा दिया है, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो यही कहती है ना कि आपसे कोई पीछे है तो आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। लोग बेशक करें ना करें, उनकी मेंटेलिटी हो ना हो, लेकिन धर्म तो यही कहता है ना, आप पिछड़े को आगे बढ़ाइए। तो पहली मुलाकात में उन्होंने आपसे क्या कहा था? नहीं, हमारी बातें बहुत अलग अलग बातों पर हुई। अभी गवर्नमेंट में, अभी वर्तमान में छात्रों के साथ में समस्याएं क्या चल रही हैं, क्योंकि उस दौर पे एसएससी वाला आंदोलन चल रहा था। अच्छा। तो मैं तब उनको उस बात के बारे में अवगत कराने हम गए थे कि एसएससी में एक खामियां हैं, इस सरकार में 2-3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी पे निर्भर हैं अपने भविष्य को लेकर, उनका भविष्य बेचा जा रहा है, ख़राब कंपनियां बीच में आ गई हैं
तो उस सब को लेकर के बातें हुई थी, और मेरिट की भर्ती को लेकर के भी बातें हुई थी। मतलब भर्ती से संबंधित वो मुलाकात थी? हाँ, तब वो बात थी, फिर उसमें काफ़ी बातें हुई, और फिर मैंने उनको बताया भी मैं इधर ऐसे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, आपने तब बताया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ? मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहता हूँ। मतलब अगस्त से आपका एक तरह से माइंडसेट था कि मुझे ज्वाइन करना है? 1 सितंबर से मैंने काम शुरू कर दिया था ग्राउंड पे। अच्छा, तब आप पढ़ा भी रहे थे? हाँ, पढ़ाते हुए। और नहीं, बीच में एक पॉज मैंने और लिया था। मैंने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर बीच में पढ़ा है, एक एग्जाम की वजह से। नहीं तो पॉज मैंने तभी ले लिया था। अच्छा। और 1 सितंबर से हमने सब गाँवों को साफ करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इस बार जब आप गए, आपने सदस्यता ग्रहण की, मतलब ये उस मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात थी या इससे पहले भी बीच में मिले? अच्छा, तो इस बार जब आप गए, आप कई सारे आपके वीडियोस भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अखिलेश जी आपका हाथ पकड़ खींच भी रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही थी? नहीं, बातचीत क्या, बहुत सारी बातें हुई यूँ तो, लेकिन बातें हुई हैं ज़्यादातर कि अभी मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक विधानसभा में औसतन प्रदेश में हमारा 30 से 40 हज़ार छात्र हर विधानसभा पे। एक औसत की बात करें, 30 हज़ार छात्र है ही। 30 हज़ार छात्र का जो दुख और दर्द मैं देखता हूँ कि हाँ, उसमें से हो सकता है काफ़ी छात्र ऐसा हो जो एक खुद को जाति के नाम पे, ऐसा होता है ना, जो समाज से व्यक्ति सीखता है तो वो उसके अंदर उभरता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं ये जानता हूँ कि वो तरसता है, वो बदलाव चाहता है। तो क्या लगता है कि आपके आने के बाद जो है समाजवादी पार्टी को वो सपोर्ट मिलेगा यूथ्स का? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी से ये कहें कि हम आपको उबारने का प्रयास करेंगे और हमारी नीतियाँ सही हों, और हमारे छात्र हमें जानते हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोलेगा। कल सरेंडर करना है तो आज सरेंडर कर देंगे, कुछ छोड़ना पड़ेगा तो आज छोड़ देंगे, बेबाकी से छोड़ देंगे। किसी प्रकार की कोई जिद नहीं है कि नहीं यही करना है। मैं ये कहता हूँ कि हम एक बदलाव के लिए आए हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। उनको पता है कि ये व्यक्ति अगर हमारी आवाज़ बनने आए तो हमारी आवाज़ बनेगा। और अखिलेश यादव जी इस बात को लेकर के हमको आश्वस्त कर चुके हैं कि इस प्रदेश में जो छात्र हैं, जो युवा है, उनके भविष्य को लेकर के किसी प्रकार की अनदेखी नहीं की जाएगी, हम ध्यान रखेंगे। उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया है कि ऐसा बिल्कुल बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे। ध्यान रखा भी है उन्होंने, पहले कब ध्यान नहीं रखा था। आप देखिए, मैंने अभी भी एक वक्तव्य में इस बात को जोड़ा ना कि जब कोई नहीं समझ रहा था तो तब उन्होंने उस डिजिटल एजुकेशन की तरफ लोगों को भेजा था, तब उन्होंने लैपटॉप्स दे दिए लोगों को। हमारे घर में लैपटॉप आया है, हमारे घर में ऐसे आया कि हमारे मामा की लड़की, मैंने अभी बोला था ना हमारी मम्मी अतिरिक्त बच्चों की जिम्मेदारी है, तो मामा की लड़की हमारे यहाँ रह के पढ़ी है, उसको लैपटॉप मिला था। अच्छा, जिसमें मुलायम जी और अखिलेश जी की तस्वीर। हाँ, और वो ये भाई बता सकते हैं, हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है उधर, वो तो वो लैपटॉप चलता है अभी भी। और तो हमें पता होता तो पहले आज ही चला के दिखाते तुम्हें। सही है, वो इतने विजनरी वो हैं, और वो एक नई सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं, वो एक नया प्रदेश बिल्ड कर सकते हैं, उनको वो समझ है। तो अब जैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद फैमिली का क्या रिएक्शन है आपका? फैमिली सपोर्ट में है पूरी तरह से। वो स्ट्रिक्ट पापा भी सपोर्ट में है। पापा मतलब गांव में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके पास वर्ड्स हैं। आप हमारे गांव में जाके ज़रूर कभी पूछो तो हमारे पिताजी के बारे में पूछना, मतलब हमारी पूरी फैमिली के बारे में पूछना आप। हमारी फैमिली के पास सिर्फ वर्ड्स हैं। मैं रोजगार विदंग के चैनल में था तो मेरे पास वर्ड्स थे। मुझे सब ने कोशिशें की, इस देश के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने देखा लाइव वॉचिंग इसके पास है, सब लोग इसको देखते हैं। ये आदमी अपना पेड कोर्स लाने के लिए मना कर चुका। मेरा बॉन्ड इसलिए भी है बच्चों से कि मैं अपना कोई पेड कोर्स नहीं लेके आया कभी, सब फ्री था। हाँ, मैं चाहता 100-200 करोड़ रुपए कोर्स बेच सकता था अपना। लोग जानते, मेरे स्टूडेंट जो इस बात को सुनेंगे कि हाँ जी लाखों बच्चे खरीदते, लेकिन कोई आदमी क्यों नहीं लेके आया। तो आपने शुरू से ये फ्री कोर्स रखा? हाँ, नहीं, एक तो कंबाइंड कोर्स आते थे चैनल पे, वो क्योंकि आप भी समझते हैं किसी चीज़ को रन करने के लिए एक आवश्यकता होती है, वो चैनल का हो गया सभी टीचर। मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ, सब नहीं पढ़ा सकते। नहीं, लेकिन आपका फ्री था। मेरा फ्री था। मैं मतलब कभी कोई अपना कोर्स नहीं लेके आया। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता था तो मैं कोर्स लेके आ सकता था, मैं जीएस पढ़ाता था तो मैं कोर्स ला सकता था और देश में लाखों बच्चा खरीदता, लेकिन मैं नहीं लेके आया क्योंकि मैंने स्टूडेंट से अपने से बोल दिया था मैं अपना आजीवन पेड कोर्स नहीं लेके आऊँगा। मेरा सपना था कि झोपड़ियों तक शिक्षा पहुँचे,
और मैंने देखे हैं अपने छात्र झोपड़ियों में पढ़ते हुए कामयाब बनते हुए, उनको एक एक घर में 3-3 गरीब बच्चे, तो तीनों को सरकारी नौकरियों पर सेलेक्ट होते हुए। और आप प्रदेश में हर गांव में औसतन आप देख सकते हो, हमने हर गांव में औसतन 10 से 20 सरकारी नौकरियां दी होंगी। औसतन हर गांव की मैं बात कर रहा हूँ, हर गली की। हर गली में आपको हमारा छात्र मिलेगा, परिवार मिलेगा, और एकदम दिल से चाहने वाला मिलेगा। तो क्या लगता है 2027 के चुनाव कैसा रहेगा? 27 में सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी, क्योंकि जो रोष है जनता के बीच में वो बहुत बढ़ चुका है। जो वादे उससे किए गए थे, उन वादों पर सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। किसी भी सरकार को चुनने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है महंगाई जैसे मुद्दे। महंगाई पर काबू पाने में सरकार बिल्कुल विफल रही। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जिसके लिए लोगों ने सरकार को भेजा था, भ्रष्टाचार में आप देखिए, अभी मैं तो अब परसों ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्रिसिल की महंगाई के ऊपर रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार में हम अभी 96वें स्थान पर थे, पिछले में अभी 91 पे आ चुके हैं। लेकिन सरकार तो हर प्लेटफॉर्म से दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का पहले से काफ़ी सुधर गया है। नौकरी पर भी जो बात है उसमें धांधलियाँ जो है वो बहुत कम हो गई हैं। और एक और जो आरोप सरकार की तरफ से हमेशा लगता है कि स्वजातीय लोगों को नौकरी देने वाली बात, तो वो भी जो है उसमें भी सुधार आया है। इस पे क्या कहेंगे आप? तीनों के आंसर देना चाहूँगा। पहली, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं कहने वाला कोई नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर को बताता है एनसीआरबी का डेटा। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार इस प्रदेश में दलित अपराध, ये प्रदेश दलित अपराध में प्रथम स्थान पर क्यों पहुंच गया? महिला अपराध में ये प्रदेश पहले स्थान पर फिर क्यों पहुंच गया? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो सवाल तो बनता है ना। दूसरा, अभी सदन में ही बोला गया था, जो आपका सवाल था कि पिछले 5 वर्ष से कोई पेपर लीक या धांधली नहीं हुई है। तो ये बात हम किसी अमेरिका के स्टूडेंट को समझाएं तो वो शायद इस बात पे विश्वास कर सकता है कि यार इंडिया में ऐसा होता होगा। लेकिन जो इस देश में आपके सवाल को सुनेगा या सदन में किन्हीं नेताजी के किसी बयान को सुनेगा तो वो हंसेगा अपने घर बैठ के कि हमको किस तरह से मूर्ख ये आपका आईटी के माध्यम से बनाया जाता है। आप अपनी बात कह दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं होगा। जिसका दिल दुखा है, जिसका भविष्य बर्बाद हुआ उस पेपर लीक या धांधली की वजह से, वो तो रोएगा ना बैठ के, वो तो सवाल करेगा ना। तो वही रोष बन जाता है, फिर वही व्यक्ति फिर मिशन पे चल जाता है कि मेरा भविष्य इन लोगों की वजह से खराब हुआ, अब हम बदलाव लेके आएंगे। और वो बदलाव लाने वाले इस प्रदेश में लाखों लोग हैं जो कार्यकर्ता बन जाएंगे, वोटर नहीं कार्यकर्ता बन जाएंगे। और कार्यकर्ता बन के जब वो लोग मिशन पे चलेंगे कि नहीं बदलना है, तो बदल जाएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है, सब सिंहासन खाली हो जाते हैं। अब मेरा एक आखिरी सवाल, ये बहुत लंबी चौड़ी हमने बातचीत कर ली, तमाम आपके जो है विद्यार्थी जीवन से लेके फिर आपके पढ़ाई से लेके अब राजनीति का नया सफर भी शुरू हो रहा है, तो कैसे शुरू हुआ हमने उस पर भी बात की। लेकिन अब आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या लग रहा है कि मतलब दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, आपके हलचल क्या है दिमाग में? मेरे दिमाग में कोई हलचल नहीं है, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति हूँ। और मतलब मैं जिस वर्ग को संबोधित कर रहा हूँ उसमें से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं, वो मानते भी हैं। तो जो नहीं जानते, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति हूँ। मैं काम करना जानता हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं चार्म, खुद मैं बचा हूँ चार्म से हमेशा। और मैं किसी तरह की वो बेकार की जो रीलबाजी होती है उससे बचा हूँ। मैंने हमेशा एक संदेश देने का प्रयास किया है समाज को कि हमको समाज को किधर लेके जाना है। वही मैसेज देने का प्रयास में मैं पिछले कई वर्षों से रहा हूँ, आगे भी मैं वही मैसेज देना चाहता रहूँगा कि जब आपको कोई वादा करे और उस वादे से मुकर जाए तो हो सकता है वो आपका निजी व्यक्ति हो तो आप उसको समझा लें, लेकिन जब सरकारें ऐसा करें तो आपको बदलाव लाना ज़रूरी है। तो उस बदलाव के लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि हाँ वो बदलाव आएगा। उसके लिए ज़मीनी स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ और जिस काम को मैं कर रहा हूँ मैं उससे खुश हूँ। मुझे नींद बढ़िया आती है क्योंकि मैं थक जाता हूँ रात को और मैं अपने हाथ से काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पेड टीम लगा रखी है, मैंने सफाई करता हूँ। मैं अपने हाथ से कीचड़ उठाता हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, उनका दुख जानता हूँ, उनका होने का प्रयास करता हूँ, उनके पास जाता हूँ और मुझे लोगों का बहुत सहयोग मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। कल को कुछ भी हो चाहे, वो बातें अलग हैं, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसे शिद्दत से, ईमानदारी से कर रहे हैं। हम लोगों तक जो मिशन भेज रहे हैं, अपना लोगों को समझा रहे हैं कि क्या ज़रूरी है इस देश में, कैसे हालात बना दिए गए हैं या कैसे हालात होने चाहिए, उस सब के बारे में जो जागरूकता हम समाज में पैदा करने का काम कर रहे हैं, मैं उससे खुश हूँ।
मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो नवीन सर जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब निकल चुके हैं नए सफ़र की ओर। और आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है नवीन सर का राजनीति में आने के बाद। और अब उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि अब उनके आगे गोल्स क्या हैं और किस प्रकार से वो यूथ से दूर नहीं जा रहे, यूथ से तो जुड़े ही रहेंगे। आगे भी कई सारे जो है आप उसमें बदलाव और डेवलपमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिखेंगे। तो नवीन सर की बात आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।